हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके बहुत अच्छे रिस्पांस के बाद से तीसरा पार्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। काफ़ी अच्छा इस पे व्यू और कमेंट आ रहा था, तो थर्ड पार्ट मुझे पता नहीं था। इस कॉमिक्स में एक अनजान हत्यारा द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही होती है शहर में। पुलिस महकमा चिंतित होकर सारे पुलिसकर्मियों को इस पर ऑर्डर पे लगा देता है कि उस हत्यारे को खोजा जाए, किंतु कोई खोज नहीं पाता है। बहुत दिनों बाद काला प्रेत घूमने के उद्देश्य से शहर में घूमने के लिए निकलता है और अपने मित्र कर्मी रहता है अशोक नाम के पुलिसकर्मी के पास घूमने फिरने और मिलने जाता है, जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है। उस अनजान हत्यारे का खौफ इतना रहता है कि पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी करने से कतराते हैं। यह कायरतापूर्ण बात सुन करके काला प्रेत गुस्सा आ जाता है और उसे धिक्कारता है कि तुम्हें अपनी फ़र्ज़ की पूर्ति करनी चाहिए और ड्यूटी अवश्य देनी चाहिए। ऐसा कर करके वह उसके घर से चलने लगता है, तो इंस्पेक्टर का खोया हुआ स्वाभिमान वापस आ जाता है और वह भी काला प्रेत के पीछे पीछे अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी की गाड़ी पर बैठ करके वहाँ जाने को तैयार हो जाता है जहाँ पे उसकी बीट लगी होती है, पुलिसिंग बीट जहाँ पे होती है, जहाँ उसकी ड्यूटी लगी होती है। हत्यारा काफ़ी दुर्दांत होता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है, यह जानते हुए भी वहाँ पे जाता है और काला प्रेत उसे वहाँ पर ऑन ड्यूटी स्पॉट पे छोड़ करके डीसीपी साहब से मिलने के लिए चला जाता है, कमिश्नर से मिलने के लिए। जैसे ही कमिश्नर साहब से पता चलता है कि आज ड्यूटी के लिए सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी को भेजा जाएगा, यह सुनकर के काला प्रेत काफ़ी चिंतित हो जाता है और वापस उस दिशा में भागता है जहाँ पर अशोक की ड्यूटी लगी रहती है कि कहीं हत्यारा उसे मार न दे। काला प्रेत के पहुँचने तक काफ़ी देर हो जाती है और अशोक को दुर्दांत हत्यारा बुरी तरीके से मार देता है। एक और मुसीबत सामने आती है काला प्रेत की कि कुछ सड़क छाप गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। काला प्रेत और गुंडों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है और जल्दी ही काला प्रेत उनको ठिकाने लगा देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस की जीप उन हत्यारों को अपनी जीप में बैठा करके वहाँ से ले जाती है और काला प्रेत अपने दोस्त को खोजने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाते ही अपने दोस्त अशोक की सरकटी लाश उसे मिलती है, सड़क पर पड़ी रहती है। देख करके उसका कलेजा भर आता है और काफ़ी रुआंसा हो जाता है काला प्रेत और उसके मन में ये सदमा लगता है उसे कि अब वो घर जा कर के उसकी वाइफ को क्या जवाब देगा, उसकी पत्नी को क्या जवाब देगा। काफ़ी भावनात्मक ये सीन होता है और वहीं पर काला प्रेत कसम खाता है कि बिना उस हत्यारे को पकड़े हुए, उसकी सज़ा दिए हुए वह कहीं नहीं जाएगा। इसी बीच हत्यारा गटर का ढक्कन खोल करके काला प्रेत पर आक्रमण कर देता है, जो काला प्रेत अशोक की डेड बॉडी को ढाल बना करके बच जाता है। काला प्रेत वहाँ पर हमला करके भाग जाता है, किंतु काला प्रेत गटर में प्रवेश कर जाता है उसके पीछे पीछे और काफ़ी देर खोजने के बाद वो उस हत्यारे तक पहुंच जाता है, जहां बातचीत में ही वह हत्यारा काला प्रेत को कैच कर लेता है सलाखों के पीछे और ब्लो पाइप जिससे कि वह उन लोगों की हत्या करता है, वह काला प्रेत पे वह चलाने के लिए तैयार हो जाता है, उद्यत हो जाता है। काला प्रेत उसे बातों में उलझाने के प्रयास करता है। वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर शहर में इतनी दुर्दांत हत्याएं क्यों करवाता है। और उसकी यह कोशिश कामयाब रही। वह वहशी दरिंदा उसकी बातों में आ गया। यह रहस्य मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बताने में बुराई नहीं है।
कुछ देर बाद में तो तुम ही मर ही जाओगे। शुक्रिया। मरते समय अब मुझे अफसोस नहीं रहेगा। वह काला प्रेत को अपने बारे में बताने लगा। मैं हमेशा से ऐसा बदसूरत नहीं था, बल्कि खूबसूरत माँ का जवान था। मैंने विज्ञान में स्नातक परीक्षा पास कर ली थी और मेरा विवाह मेरी पसंद की सुंदर लड़की से होने जा रहा था। लेकिन सगाई की रात मेरे लिए बेहद भयानक साबित हुई। उस दिन मैं अपने भावी ससुर की कोठी पर मेहमानों से भरे हॉल में अपने दोस्तों के बीच में घिरा अपनी किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था। भाग्य तो तेरे जैसा, क्या हाथ मारा है दोस्त। अभी तक तो तू नाम का राजकुमार था और अब सचमुच का राजकुमार बन जाएगा। क्या करोड़पति घराने में सगाई हुई है, लेकिन नीलिमा कहाँ है। 8 तो बजने वाले हैं। लेकिन तभी दौड़ो बचाओ, छोटी मालकिन के कमरे में आया। दौड़ो बचाओ, छोटी मालकिन के कमरे में आग लग गई। ओह नो, मेरी बच्ची। हम सब भागते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ पर नीलिमा का कमरा था। कोई मेरी बेटी को बचाओ, मैं देखता हूँ। कितनी भयंकर आग है बेचारी नीलिमा। बचाओ बचाओ। जैसे मैं खिड़की के रास्ते वहाँ पहुँचा, नीलिमा चीख पड़ी, ओह राज, मुझे बचाओ। घबराओ नहीं नीलू, मैं आ गया हूँ। और वह फिर बेहोश हो गई। हे भगवान, अब इसे कैसे बाहर निकालूँ। आग तो बढ़ती ही जा रही है। और तब मैंने कोई चारा न देखकर उसे आग के बीच में से खिड़की के बाहर उछाल दिया। माफ़ करना नीलू, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन थोड़ी चोट तुम्हें ज़रूर लगेगी, लेकिन तुम बच ज़रूर जाओगी। लेकिन फिर जैसे ही मैंने उसके पीछे, मैंने भी छलांग लगानी चाहिए, लकड़ी का लट्ठर उसके सिर पर गिर जाता है और वहाँ पर वह गिर के बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही उसे होश आता है, बेचारा बुरी तरह जल गया है। बचना मुश्किल है। बेचारा सेठ की बेटी को बचाते बचाते खुद अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। जल्दी अस्पताल ले चलो। अगले पल उनकी आवाज़ें धीमी पड़ती चली गई, क्योंकि दर्द के कारण मेरी चेतना फिर खोने लगी थी। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। पास खड़ी नर्स से जब मैंने सेठ दीनदयाल और नीलिमा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, तो तुम्हें दाखिल कराने के बाद दोबारा यह नहीं आया। तो वे तुम्हें दाखिल कराने के बाद दोबारा नहीं आया। सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। और फिर कई दिनों बाद जब मैं कुछ ठीक हुआ तो नीलिमा का बाप मुझसे मिलने आया। मुझे खुशी है बेटे कि तुम्हारा जीवन बच गया, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं कई दिनों से तुम्हें देखने नहीं आ सका। खिड़की से फेंके जाने के कारण नीलिमा घायल हो गई थी और फिर कल उसकी सगाई भी थी। सगाई? मैं आश्चर्य से चीख उठा था। हाँ बेटे, मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत रुपया दूंगा जिससे तुम अपना चेहरा ठीक करवा सकोगे। यही नहीं, कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं तुम्हारे विवाह को भी करवा दूंगा। ओह! उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने पूछा, क्या मैं नीलिमा से मिल सकता हूँ? जब तुम बेहोश थे वह आई थी, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखते ही बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया जा सका था। भारत नगर वाले जोर न देते और यह रिश्ता अच्छा ना होता तो मैं कभी सगाई न करता। सचमुच मुझे तुम्हारे साथ हुए इस हादसे का बहुत दुख है, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं उस बेवफा को पहले क्यों नहीं पहचान सका, जिसके लिए मैंने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। और वह थोड़ी देर बैठने के बाद नीलिमा का बाप वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। अच्छा बेटा चलूँ। नीलू के चक्कर में मैं अपना काम भी ठीक से नहीं देख सका था। बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा भी बहुत नुकसान हुआ खुदगर्ज सेठ। काश मैं पहले ही तुझे और तेरी बेटी को पहचान लेता। उसके जाने के बाद मैं भी अब यहीं पर ठहरूंगा। अस्पताल ही नहीं, यह शहर भी छोड़ दूंगा। यहाँ बेवफा और एहसान फरामोश लोग रहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर इसके नेक्स्ट
फोर्थ पार्ट में हम आपसे मिलेंगे। आपको कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आपका हौसला अफजाई करने के लिए, वीडियो को शेयर लाइक करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। इस बार काफ़ी अच्छी वीडियो चली है काला प्रेत की। ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे, ब्रिंग करते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।